Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज़ में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के पार्ट 2। हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का, इसमें जो पार्ट 2 के जो MCQ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसमें से आज इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 1 का वीडियो जो है मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा और पार्ट 2 का वीडियो ये आ गया आपके पास। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका अच्छे से हो जाएगा तो आपको कहीं और से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं ये इसका जो आंसर है दोस्तों वो इब्न बतूता आंसर है। ऑप्शन जो सी आंसर है इसका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत है। निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है राबिया। ये रबिया जो है दोस्तों ये महिला रहस्यवादी संत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो चिश्ती आंसर है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं। पहाड़ में जो रहने वाले लोग होते हैं किस प्रकार की खेती अपनाते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और झूम खेती वो लोग अपनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है। सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है दोस्तों, तो सिक्मी रैयत को जो बंगाल में जमीन पट्टे पर वो रैयत देता है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको कोई भी बता सकता है। तो आपको स्क्रीन को आप रोक करके या फिर वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, पहले से सोच सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है दोस्तों ये बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर जो था दोस्तों वो सबसे लास्ट शासक था मुगल वंश का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य था। 1857 के विद्रोह में मुख्य क्या था दोस्तों, मेन क्या था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं बुंदेलखंड जो था दोस्तों ये मेन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब है 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी को मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। भारत में हड़प नीति, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माना जाता है, होगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो हम सब जानते हैं दोस्तों भारत में हड़प नीति का जनक जो है दोस्तों डलहौजी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सही है, डलहौजी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। हम सब जानते हैं इसलिए कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर सही है महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया।
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो ये भी महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन को एक बार स्थगित किया गया था दोस्तों, तो वो कब किया गया था स्थगित? तो हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाला का पूरा नाम क्या था? लाला का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो लाला का पूरा नाम लाला लाजपत राय, हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था दोस्तों? तो सुमेर अभिलेख में जो नाविकों का देश था दोस्तों वो मिलेगा, ये जो था ये नाविकों का देश था दोस्तों। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे दोस्तों? तौलने की इकाई में सिंधुवासी 4 अंक, 4 जो था ये वाला अंक का प्रयोग करते थे। ऑप्शन जो ए है इसका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चांदू दरो उत्पादन केंद्र कहाँ था? चांदू दरो उत्पादन केंद्र कहाँ था? मतलब चांदू दरो उत्पादन केंद्र था क्या था दोस्तों? मोहर था, मनका था, वस्त्र था या मूर्ति थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है दोस्तों वो मनका सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अशोक का शासन काल था? अशोक कब से कब तक शासन किया यहाँ पे? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 269 से 232 ईसा पूर्व BC। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया? अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम सबसे पहले कब पढ़ा गया दोस्तों? तो हम सब जानते हैं इसका आंसर सही आंसर क्या है कि 1837 ईस्वी को अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा गया। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका सही आंसर जो है दोस्तों आंसर डी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? अंग जनपद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हम सब जानते हैं अंग जनपद की राजधानी कहाँ है। अंग जनपद की जो राजधानी है दोस्तों वो चंपा है दोस्तों, चंपा में है अंग जनपद की राजधानी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो प्रथम 3 वर्ग, ये इसका आंसर सही है। प्रथम 3 वर्ग जो आते हैं द्विज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में, इसका आंसर सही है। ऋग्वेद में जो है दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त जो था किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, गुप्त वंश या हिरण्यक वंश या इनमें से कोई नहीं? समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वो गुप्त वंश का शासक था दोस्तों, क्योंकि उसका नाम है गुप्त है तो इसलिए वो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसको था? राज्य कौन कर सकता था शास्त्रों के अनुसार? ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का जो अधिकार था दोस्तों वो क्षत्रियों को था। क्षत्रियों ही राज्य कर सकते थे, ये शास्त्रों में लिखा था। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कार्लिए के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? कार्लिए के चैत्य का निर्माण करवाया किससे करवाया था? ईंटों से करवाया था, पहाड़ी चट्टानों से, या पत्थर से, या संगमरमर से? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पहाड़ी चट्टानों से करवाया था कार्लिए के चैत्य का निर्माण। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है? बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा है दोस्तों? स्फूर्त, बिहार या चैत्य या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल स्फूर्त है। ठीक है दोस्तों, स्फूर्त। ठीक है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। राजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो हम सब जानते हैं कि राजनामा के नाम से जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। मतलब कौन उसको ऑर्डर किया था हुमायूंनामा लिखने के लिए दोस्तों, गुलबदन बेगम को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के कहने पर उसने हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो विजयनगर की स्थापना 1336, इसका सही आंसर है दोस्तों 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का सबसे बड़ा शासक, महानतम शासक कौन था दोस्तों। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इसका सही आंसर है। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अबुल फजल कृत में, तो अबुल फजल ने आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन किया है। आईन अकबरी में दोस्तों वो अकबर का वर्णन किया है दोस्तों, अकबर के बारे में लिखा गया है उसमें, अबुल फजल ने जो लिखा है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। मतलब अकबरनामा और आईन अकबरी को किसने ट्रांसलेट किया था दोस्तों। हम सब जानते हैं कि बेवरिन, जेरेंट, प्लकमैन, इन तीनों ने ट्रांसलेट किया था दोस्तों अकबरनामा और आईन अकबरी को। ठीक है, तो इसका आंसर डी, जो सभी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राजकुमार दारा का संबंध किससे था। राजकुमार दारा का संबंध किससे था। राजकुमार दारा का संबंध किससे था दोस्तों। तो राजकुमार दारा का संबंध जो था वो कादरी से था। कादरी सिलसिला जो था दोस्तों उससे संबंध था राजकुमार दारा का। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे अधिक कहाँ पनपी। सूफी संत की जो फिरदौसी शाखा थी, जो फिरदौस लोग थे, उन लोग सबसे ज़्यादा कहाँ फैले, कहाँ पनपी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा फिरदौसी पनपे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्न क्या है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था दोस्तों। आप अगर पिछले वीडियोस में देखेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस इब्न बतूता वो मोरक्को का यात्री था। ठीक है दोस्तों, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, अब क्या है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मार्को पोलो, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि हुमायूं के दरबार में जो है भारतीय यात्री, इनमें से चारों में से जो आंसर है दोस्तों, इनमें से चारों में से एक भी आंसर सही नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है डी, जो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तुझके जहांगीरी की रचना किसने की। तुझके जहांगीरी की रचना किसने की। तुझके जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकबर का वजीर था। अकबर का वजीर कौन था दोस्तों। बैरम खान था, मुनीम खान था, या तोडरमल या फिर अब्दुल्ला। तो अकबर का वजीर, ये सबको पता है दोस्तों कि बैरम खान अकबर का वजीर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन 4 हमारे पास है दोस्तों। इसका सही आंसर है और सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जमींदार प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ। जमींदार प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है बंगाल। जमींदार प्रथा जो लागू हुआ था वो सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये सारे जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार और बता दूं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर ये जो क्वेश्चन है जो मैं भी कराने वाला हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उस समय भारत का जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, तो
वो कैनिंग था दोस्तों। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था उस वक्त। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम सब जानते हैं कि कैनिंग से ठीक पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्लासी की लड़ाई किसके और किसके बीच हुई? प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई दोस्तों? प्लासी की लड़ाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का गवर्नर सबसे पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? तो बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर बना वो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर सही है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना दोस्तों? तो सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना था दोस्तों वो मीर जाफर जो बना था दोस्तों वो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना था। ठीक है दोस्तों, उसका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन। और ये वीडियो का पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 1 है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप वीडियो का पहले पार्ट 1 देखिएगा फिर पार्ट 2 को कीजिएगा। तो आपके जो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।